नमस्कार। मैं नितेश मिश्रा। आज हम जो बिहार इलेक्शन इस साल के अंत में जो बिहार इलेक्शन एक तरीके से शेड्यूल देखा जा रहा है, तो उसी पे हम चर्चा करने वाले हैं। और आज के हमारे जो मेहमान हैं वो वरिष्ठ पत्रकार शंभू बद्र जी हैं। तो सर, जिस तरीके से हम नीतीश कुमार का एक तरीके से हम देखें तो पिछले साल डेढ़ साल के अंदर एक तरीके से डिक्लाइन देख रहे हैं। फिजिकल एक्टिविटी प्लस जो एक प्रेजेंस ऑफ माइंड वाली जो चीज है वो नहीं रह गई है। कोई भी चाहे विधानसभा में एक स्टेटमेंट देख लें तो जिस तरीके से स्टेटमेंट देते हैं वो। और प्लस रिसेंटली एक वीडियो जो वायरल हुआ था, जिसके ऊपर विपक्ष ने बहुत हंगामा किया कि जब राष्ट्रगान चल रहा था उस टाइम आप इशारे कर रहे थे, बाकी सब चीज। तो इन सब चीजों को लेके पब्लिक कहीं ना कहीं स्पेकुलेट कर रही है कि उनकी हेल्थ या बाकी सब चीजों से वो इतने फिट नहीं है कि एज अ सीएम हो सके। तो उसका अल्टरनेट बिहार में एनडीए के पास क्या है? क्या वो बिना नीतीश कुमार के बिना जाना चाहती है? क्योंकि नीतीश कुमार के अगर सक्सेसर देख लें जेडीयू में, तो जो उनका बेसिकली अगर बेटे की बात करें, जो निशांत कुमार है, वो इतना एक्टिव अभी है नहीं। तो इसको सर कैसे देखते हैं? तो बिहार चुनाव अगर 2025 को लेके देखें तो एनडीए की क्या स्ट्रेटेजी है? नीतीश कुमार के साथ ही जाएंगे या फिर कुछ नए चेहरे के साथ? देखिए सभी दर्शकों को नमस्कार। जो बिहार की राजनीति है उसमें इस वक्त राजग यानी एनडीए के लिए नीतीश कुमार बहुत जरूरी है। अ, बिहार का जो चुनाव होगा, नीतीश कुमार के निश्चित रूप से स्वास्थ्य अच्छे नहीं है और अभी राष्ट्रगान के समय में उनका एक अजीब हरकत देखा गया। बहुत सारे विधानसभा में स्थिति होती है। तो यहाँ पे आपको ध्यान होगा कि जब उड़ीसा में चुनाव हो रहा था तो नवीन पटनायक के स्वास्थ्य को लेकर भी बहुत सारी बातें हुई थी। और नवीन पटनायक फिर भी उड़ीसा की राजनीति में अहम थे और बीजेपी की तरफ से वो मेन चेहरा थे। बिहार में राजग के साथ समस्या ये है कि राजग के पास नीतीश कुमार के अलावा कोई भी पब्लिक में एक्सेप्टेबल चेहरा नहीं है, ना तो बीजेपी के अंदर ना जदयू के अंदर। नीतीश के बेटे निशांत को लाने की तैयारी थी जदयू में, लेकिन बीजेपी के लिए ये इसलिए एक्सेप्टेबल नहीं है कि आप एक तरफ परिवारवाद की राजनीति का विरोध करते हैं, जिसमें कि लालू परिवार पे आप अटैक करते हैं, कांग्रेस में गांधी परिवार पे आप अटैक करते हैं। तो जब आप ऐसी स्थिति में हो तो उस स्थिति में अपनी पार्टी के अंदर एक जो सिटिंग मुख्यमंत्री है उनके बेटे को आप एक तो जदयू में प्रवेश करा के और पार्टी का चेहरा बनाए, तो वो पॉसिबल नहीं है। दूसरी की नीतीश के बेटे की जो एक्सेप्टेबिलिटी है वो राजनीति में सिर्फ इसलिए होगी कि वो नीतीश के बेटे हैं। यानी उनकी अपनी जो पर्सनल जो पॉलिटिकल लाइफ है या पॉलिटिकल चेहरा है उस तरह से वो नहीं उनको एक्सेप्ट करेंगे, बिहार की जनता नहीं करेगी। और अभी बिहार के राजनीति में एक बड़ा इंटरेस्टिंग सीन की एंट्री हुई है, वो है प्रशांत किशोर की राजनीति। प्रशांत किशोर बहुत ही सोशल मीडिया और तमाम प्लेटफॉर्म और पब्लिक फोरम और यात्रा का यूज करके बिहारी अस्मिता है, बिहारी अस्मिता को अभी वो जगाने का काम कर रहे हैं। जैसे मायावती ने दलित अस्मिता को जगा करके उत्तर प्रदेश में सत्ता की सीढ़ी हासिल की थी। तो प्रशांत किशोर का जो जो बौद्धिक तबका है बिहार में, जो पढ़ा लिखा तबका है, इवन की जो आम मास है, उसमें भी वो जिस तरह से बात कर रहे हैं, जिस तरह से अपनी बातों को रख रहे हैं जनता के बीच में, लोगों के बीच में, तो उससे क्या हो रहा है कि इधर बीजेपी और जो जदयू जो राजग का गठबंधन है, इस गठबंधन के लिए भी एक थ्रेट पैदा हो रही है। और उधर जो महागठबंधन है जिसमें कि राजद और आपका कांग्रेस और भाकपा माले, ये तीन बड़े घटक हैं वो महागठबंधन में, तो उनके लिए भी एक थ्रेट पैदा हो रही है, क्योंकि प्रशांत किशोर जो राजनीति कर रहे हैं वो अपने निशाने पे दोनों को ले रहे हैं। नीतीश को भी निशाने पे ले रहे हैं और लालू को भी ले रहे हैं। और पिछले 35 साल से बिहार की राजनीति में यही दो चेहरा है जो कि राजनीति में आगे रहे हैं और बिहार की राजनीति को आगे लेकर के आए हैं। इसमें दोनों की जो बुनियाद है राजनीति की, वो सामाजिक न्याय के नाम पे सत्ता में आए थे। और
जिसमें कि सामाजिक न्याय तो बहुत कुछ नहीं हुआ बिहार में। जो दोनों ही दल अपने अपने कार्यकाल में सामाजिक न्याय के दिशा में, संविधान के जो लक्षित सामाजिक न्याय है उस दिशा में बहुत आगे नहीं बढ़ पाए। और जहां शिक्षा, स्वास्थ्य और जो बुनियादी जरूरत थी और रोजगार क्रिएट करना था, बिहार में बहुत सारे अवसर थे जिसमें कि आप बिहार को एक बेहतर प्रदेश बनाने की दिशा में बढ़ सकते थे। टैलेंट पूल की आपके पास कमी नहीं थी, आपके पास संसाधन की कमी नहीं थी, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, और सौभाग्य से एग्रीकल्चरल लैंड और वाटर के लिए तो मतलब दोनों ही के लिए एक उर्वरा भूमि है। तो उस हिसाब से एक लीडरशिप की आवश्यकता थी जो बिहार को आगे ले जाए, और बिहार को में आप अलग अलग सेक्टर में बिहार को आप आगे बढ़ा सकते थे। लेकिन ऐसा किसी भी हमारे जो जो भी, चाहे वो लालू के 15 साल रहे हों, चाहे नीतीश के 20 साल रहे हों, किसी ने भी उस तरह से काम नहीं किया। लालू जरूर सामाजिक न्याय पे सत्ता में आए थे, उसी को ढोते रहे कि गरीब गुरबा की सरकार, गरीब गुरबा की सरकार, लेकिन खुद चारा घोटाला में जेल गए और सजा हुई। तो एक मतलब कि जो गरीब गुरबा की सरकार थी, वो एक भ्रष्ट नेता के तौर पे उनकी उनकी राजनीति का अंत इस तरह से होता है। वही बात नीतीश कुमार को लीजिए, तो नीतीश कुमार पे भ्रष्ट राजनीति का तो आरोप नहीं है, लेकिन जो पहले कार्यकाल में जो जिस तरह से उन्होंने काम किया प्रदेश में, बिजली में और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रांग किया, उसके बाद से जो उनकी राजनीति रही है, पिछले 10-12 साल की राजनीति आप कर देखेंगे नीतीश कुमार की, तो वो सत्ता की राजनीति रही है कि आपको किसी न किसी रूप में सत्ता चाहिए, और इसके लिए आपको जिससे भी गठबंधन करना पड़े, चाहे आप राजद, ये राजद की तरफ जाना हो, लालू की तरफ, तो उधर आप चले गए। जब आपको जरूरत लगी तो बीजेपी की तरफ, आप बीजेपी के साथ रहे। तो ये जो उनकी राजनीति, इसमें क्या हुआ है कि काम जेन्युइनली नहीं हुआ, उल्टे बिहार की जो रेवेन्यू है उस पे उसको ठेस पहुंचाया गया। आप आप ये देखिए कि एक हरियाणा छोटा राज्य है, उसका जो बजट है वो 2 लाख करोड़ का होता है, और बिहार जहाँ की 12 करोड़ आपकी आबादी है, वहाँ आप 3 लाख करोड़ की बजट पेश कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि आप रेवेन्यू, संसाधन, डेवलपमेंट आप क्या करेंगे उसमें? आपके उसमें से 60,000 करोड़, 70,000 करोड़ तो आपके सैलरी में चले जाएंगे। तो आप डेवलपमेंट क्या करेंगे? एक्चुअल डेवलपमेंट क्या करेंगे? आप प्लान कहाँ से लाएंगे? तो चूंकि आप रेवेन्यू जनरेट नहीं कर रहे हैं स्टेट में, क्योंकि अगर आप मान लीजिए दुनिया के स्तर पर आप देखिए, तो फ्रांस की आबादी 7 करोड़ है, ब्रिटेन की आबादी 5.5 करोड़ है, जर्मनी की आबादी भी वही 8-10 करोड़ है, रूस की आबादी 12 करोड़ है। तो मेरा कहने का है कि यूरोप के ऐसे दसियों देश है जिसकी आबादी 5 से 10 करोड़ के बीच है, 12 करोड़ के बीच है, और वो विकसित देश है। तो यानी कि अगर आप एक स्टेट को बहुत अच्छा बनाना चाहते हैं, तो आप स्टेट को इंडिपेंडेंट बना सकते हैं, आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बना सकते हैं। हर हमेशा केंद्र पे आपको हर चीज के लिए निर्भर रहने की जरूरत नहीं है। उसके लिए एक टैक्सेशन सिस्टम आप डेवलप करिए, रेवेन्यू कैसे जनरेट करेंगे वो आप डेवलप करिए, आप उस स्टेट का रिसोर्सेज क्या है, उस रिसोर्सेज को कैसे आप इकोनॉमिक जनरेशन में क्रिएट करेंगे, वो करिए। ये सब तब होगा जब आप एक नए विजन के साथ आप राजनीति करेंगे। राजनीति को एक एज ए सत्ता का साधन ना समझ के सेवा का साधन, और एक प्रदेश के विकास के लिए आपके मन में थोड़ा भी दर्द होगा सर, तो इसी से आप करेंगे इसी नीतीश। इसी से जुड़ा हुआ मेरा एक प्रश्न था। जिस तरीके से आपने बोला कि एक रेवेन्यू जनरेशन वाला कोई इतना सिग्निफिकेंट काम हुआ नहीं है पिछले 10-12 सालों में बिहार में। तो मैं क्या आप 35 सालों में, जी, नहीं, जिस तरीके से लालू के 15 साल में रोड, भी जी, कोई काम नहीं हुआ है। एक्चुअली नीतीश की अगर फर्स्ट टेन्योर देखें तो जैसे आपने बताया, इलेक्ट्रिसिटी और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, जो एक बहुत बेसिक बिल्कुल। रिक्वायरमेंट होती है इंडस्ट्री की, प्लस लॉ एंड ऑर्डर, इन तीन सेक्शन पे उन्होंने काम किया। लेकिन जब जो एक ग्राउंड लेवल पे इंडस्ट्री और बाकी सब चीजों का सेटअप करना था, वो चीज नहीं हो पाया, वो चीज आगे नहीं गई। उसी चीज से रिलेटेड है। तो क्या सर आपको लगता है कि जो एक जंगल राज वाला जो बिहार का एक टैग था, वो कहीं ना कहीं पब्लिक के जहन में अभी भी है, वो नहीं निकल पाया? क्योंकि आम जिंदगी में जब हम किसी भी नॉर्मल इंसान से हम बात भी करते हैं, तो जिसने भी मतलब आप देख लिए 20-25 साल पहले बिहार ट्रैवल किया है, उसकी वो यादें जो है आज भी उनके जहन में है कि बिहार में ये कंडीशन थी, लोग बस स्टैंड पे मोबाइल छीन लेते थे। कुछ तो ऑडिटर्स हमारे साथ के ऐसे रहे हैं कि उन्होंने ये
एक्सपीरियंस शेयर किया कि जब उन्होंने ऑडिट करके होटल में गए तो उनको होटल में धमकी आ गई कि आपको इस तरीके से ऑडिट रिपोर्ट बनानी है। तो ऐसी ऐसी चीजें थी लोगों के जहन में जो आज भी कंटिन्यू है। तो ये क्या एक मेजर फैक्टर रहा कि बिहार में इन्वेस्टमेंट जो है वो पूल करके नहीं ला पाए। देखिए, ये बात आपकी अंशतः सही है कि जब लालू के शासन 15 साल में, खास करके जो जब वो सत्ता में आए और साधु यादव और तमाम तरह के जो लूट खसोट और चीजें शुरू हुई, जिसको आप आज जंगल राज की संज्ञा दे रहे हैं, तो उस दौर में क्या हुआ कि जो इन्वेस्टर थे या जो ट्रेडर थे या इवन कि जो अपना बिजनेस भी कर रहे थे या कोचिंग सेंटर चला रहे थे, आपको ध्यान होगा कि पटना कोचिंग सेंटर का बड़ा हब हुआ करता था। और वहाँ पे बिल्टू सिंह और तमाम तरह के बीआईटी के बीबी मिश्रा वगैरह फिजिक्स केमिस्ट्री के टीचर थे, बड़े टीचर थे। और पटना साइंस कॉलेज, पटना इंजीनियरिंग कॉलेज के बहुत टीचर, के सिन्हा, सबके इंस्टीट्यूट थे और सभी के बुक थे, और उस बुक को पढ़ के देश में लोग आईआईटी और बीआईटी पास करते थे। तो ऐसे टीचर वहां पे थे। लेकिन जब लालू का शासन आया और ये जो एक शिक्षा व्यवस्था पे जो गहरी चोट की लालू यादव ने, कि चरवाहा विद्यालय करेंगे आप, एजुकेशन को आपने खुला छोड़ दिया, परीक्षा में किताब खोल के पास करो, तो उससे 8-10 जनरेशन बर्बाद हुआ बिहार में। कि जो आप जेन्यूनली जो एजुकेशन ले रहे थे, आप एजुकेशन नहीं ले रहे हैं। आपने आपको लगा कि परीक्षा हमको पास करना है, उसके लिए कोई इशू ही नहीं है। आप कॉलेज में, स्कूल में, हर जगह जो है सो चोरी करके या कैसे करके आप नकल करके परीक्षा पास कर रहे थे। तो उसमें 7-8 जनरेशन हुआ और उसके मतलब जो सामाजिक न्याय या बदलाव की बात कर रहे थे लालू यादव, वो कुछ किया नहीं और उल्टे जो हमारी कानून व्यवस्था है, तमाम तरह की चीजें थी, वो बिगड़ी। और उससे जंगल राज का एक टैग लगा लालू यादव के। नीतीश ने आकर के उस जंगल राज के टैग को थोड़ा ठीक किया, कानून व्यवस्था को ऑर्डर किया। तो उनका जो पहला 5-7 साल का शासन है, वो निश्चित रूप से बिहार को एक ट्रांसफॉर्मेटिव, जिसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्म होना, कि एक जो टैग था आपका जंगल राज, उससे हटके एक डेवलपमेंट। और उस समय में बिहार का जो एस जी जीडीपी है, वो बढ़ा भी। मतलब नीतीश के शुरू के 7-8 साल में आप देखेंगे तो जो बिहार की जो विकास दर है, वो विकास दर काफी ऊपर गया और प्रदेश के देश के अग्रणी राज्यों में शुमार रहा कि बहुत तेज गति से बिहार विकास कर रहा है। लेकिन 5-7 7-8 साल के बाद जो नीतीश कुमार काम छोड़ करके या अपने डेवलपमेंट के जो अगले स्टेज में आना था, कि आपने बेसिक सड़कें बना दी, बिजली की व्यवस्था कर दी, अब जो एजुकेशन सेक्टर में आपको इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना था, हेल्थ सेक्टर में इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना था, नए हायर एजुकेशन में आपको करना था। और बड़ी बात थी कि जो 2000 के आसपास दुनिया नॉलेज लेवल पे बदल रही थी, और आप जानते थे कि बिहार के जो स्टूडेंट हैं या बिहार में जो आपके पास संसाधन है, मेन पावर है, वो नॉलेज पावर बेस्ड है। कि आपको नॉलेज के लिए कहें तो आप अपने इकोनॉमी को नॉलेज इकोनॉमी में बदल सकते थे। और उस तरफ सरकार अगर पॉलिसी लेके आती अपने वहाँ पे, आज मान लीजिए बिहार के लड़के बंगलुरु में जाके आईटी सेक्टर में काम कर रहे हैं, तो एक आईटी सेक्टर को आप बिहार यहाँ पे बुलाते भैया कि आप यहाँ पटना में खोलिए, तो उसके लिए जो कानून व्यवस्था है, जो शांति है, जो आपने कहा कि भाई मोबाइल छीन लेते थे और ये करते थे, इसमें बहुत सारी बातें ऐसी थी जो कुछ सच भी थी और कुछ जो है प्रोपेगेंडा भी था। कि आप गए, आपको बदनाम करना है, आपको कुछ बोलना है, तो आपने कुछ बोल दिया। दोनों का मिला जुला रूप था। कि कुछ सच्चाई थी कि हाँ, क्राइम बढ़े हुए थे बहुत सारे, जो, लेकिन वो टारगेटेड क्राइम थे। वो ये नहीं थे कि आप रेलवे स्टेशन पर जा रहे हैं, कोई आपका मोबाइल छीन लेगा, या आप कहीं पे जा रहे हैं, कोई आपका पॉकेट काट लिया। लालू यादव के टाइम में जितने भी क्राइम चल रहे थे, वो एक संगठित अपराध की तरह थे। कि उनके साले साधु यादव के गैंग और तमाम लोग, और वो उच्च जो बड़े बिजनेसमैन थे, जो बड़े लोग थे, उनकी वो टारगेट करते थे। वो किसी चलते आदमी को या ऐसे नहीं करते थे। तो वो एक क्राइम का तरीका अलग था, जिसको कि उससे प्रदेश में जो इन्वेस्टमेंट आना था, जो दूसरी बड़ी कंपनियां थी, जैसे कि मान लीजिए टाटा को समझिए, तो संयुक्त बिहार से ही निकला हुआ है। झारखंड नहीं थे, जमशेदपुर से टाटा की शुरुआत है। और वो जाकर के मुंबई में, कोलकाता में जाकर के अपने यहाँ से खनीज ले जाकर के वहाँ इंडस्ट्री लगाए, लेकिन बिहार में या झारखंड में इंडस्ट्री नहीं लगाए।
इसका एक कारण तो मैं मानता हूं कि आप का जो स्टेट है वो ज्योग्राफी के हिसाब से समुद्री किनारे नहीं है, बंदरगाह के किनारे नहीं है। तो जो भी इंडस्ट्री है उसका टारगेट ये रहता है कि अगर बंदरगाह के किनारे वाले स्टेट में हम इंडस्ट्री लगाएंगे तो हमको विदेश भेजने में इजी रहेगा। इसीलिए आप देखेंगे कि जो सऊदी अरब मीट की सप्लाई होती है तो वो उसका जो कटाई है वो है अररिया या बिहार में कई सारे जिलों के आसपास है। लेकिन उसकी प्रोसेसिंग यहाँ होती है, लेकिन एसी ट्रक से यहाँ से कोई ट्रक लेके जाता है मुंबई, फिर पोर्ट से जा करके पानी के जहाज से फिर सऊदी अरब या कहीं भी उनको भेजना होता है। तो ये लॉजिस्टिक बढ़ जाता है, तो वो इंडस्ट्री इसलिए बहुत सारे नहीं है। लेकिन इसमें जो शासन प्रशासन और इंडस्ट्री का जो मॉडल, इंडस्ट्री जो आप चेंज कर सकते थे कि जरूरी नहीं है कि आप कपड़ा ही बनाएं, जरूरी नहीं है कि आप फैक्ट्री ही लगाएं इस्पात की। जरूरी ये था कि आप नॉलेज इकोनॉमी, आपके पास साधन था, आपके पास हेल्थ सेक्टर, मान लीजिए अगर आप मेडिकल को बेहतर बनाते हैं और अच्छे अस्पताल खोलते हैं तो दुनिया भर से आपके यहाँ लोग इलाज करने आएंगे। तो एक स्टेट की, आप देखिए कि न्यूजीलैंड एक छोटा देश है, 60 लाख तो 29 से 30 लाख उसकी आबादी है, अब जाके थोड़ा सा आबादी बढ़ी है। लेकिन मिल्क प्रोडक्शन में, वो दूध खुद नहीं पीते हैं लेकिन दुनिया भर को दूध सप्लाई कर रहे हैं, तो मिल्क प्रोडक्शन में उसने एक ही आइटम में देश को आगे लेके गया और वो विकसित देश के तौर पे है न्यूजीलैंड, जहाँ की मिल्क पाउडर का सबसे अधिक प्रोडक्शन है इस समय में, और निर्यातक भी है। आपके यहाँ जितनी कंपनियां हैं, चाहे अमूल है, चाहे मतलब नाम तो छोड़ दीजिए, जितनी भी भारत में कंपनियां हैं, मैक्सिमम कंपनियां, उनके जो दूध बनते हैं उस दूध में इंडियन जो अपने दूध आप कलेक्ट करते हैं वो तो है ही, साथ के जो पाउडर मिक्सिंग करते हैं वो सारे न्यूजीलैंड से आते हैं और वो ड्राम ड्राम भर के आते हैं। तो हर स्टेट, भारत में हर स्टेट के पास अच्छी चीजें हैं कि उनके पास एक अपना रिसोर्सेज है, और उस रिसोर्सेज को हाईलाइट करके आप अपने स्टेट को स्ट्रांग बना सकते हैं, अपने स्टेट को आप आगे ले जा सकते हैं। लेकिन उसके लिए अच्छी राजनीति और अच्छा शासन दोनों चाहिए। बिहार के साथ दुर्भाग्य ये है कि जो जितने अफसरशाही, जो बिहार कैडर से जो लोग गए बिहार में नौकरी करने के लिए, आईएएस बन के गए, उन्होंने भी बिहार के डेवलपमेंट के लिए कोई काम नहीं किया। वो भी 35 साल गए हैं, अपनी नौकरी करके आ गए हैं। जो कोई आईपीएस एक दो चार कभी नाम कमाने के लिए कोई चलान कर दिया, कोई मूव चला दिया, अपना नाम हो गया मीडिया में, वो चले आए, वो अलग इशू है। लेकिन स्टेट के डेवलपमेंट के फाउंडेशन के लिए राजनीतिक सोच, नीति और प्लस अफसरशाही की का जो प्लान को एग्जीक्यूट करने का जो दोनों का कॉम्बिनेशन है वो बहुत जरूरी है। और ये संजोग से इन दोनों ही नेताओं के शासनकाल में कुछ नहीं हुआ है। इसीलिए जो मुझे अब लग रहा है कि इस इलेक्शन को अगर आप गौर करेंगे तो इस इलेक्शन में जो 25 के लास्ट में, अक्टूबर नवंबर में इलेक्शन होंगे, उसमें निश्चित रूप से अभी भी बीजेपी के जो राजग है, जो एनडीए गठबंधन है वो स्ट्रांग है, नीतीश ही चेहरा रहेंगे, क्योंकि बीजेपी के लिए नीतीश अभी जरूरी है। वो उनकी स्वास्थ्य की हालत जो भी रहे लेकिन चेहरा नीतीश रहेंगे। चुनाव के बाद शायद नीतीश ही सीएम बनाए, अगर चांस है कि राजग ही आएगी। जो स्थिति है बिहार की जिस तरह से, क्योंकि बिहार की जो राजनीतिक बंटवारा है वो दलित, ओबीसी और आपका मुस्लिम्स, ये जो ब्लॉक हैं, जो जिसकी आबादी आपको 80% के आसपास है, तो इस ब्लॉक में खींचतान है। नीतीश की पार्टी भी है, लालू की पार्टी भी है, चिराग पासवान भी है, ये सारे खींचतान है। लेकिन जो सवर्ण जातियां हैं, 15 से 20% खास करके, वो अभी पहले कांग्रेस के साथ थी, अभी क्लियरली बीजेपी के साथ है, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। क्योंकि इन लोगों ने अपनी अपनी राजनीति में, चाहे राजद की राजनीति हो चाहे नीतीश की राजनीति हो, इन लोगों ने अपनी अपनी राजनीति में कभी भी किसी सवर्ण के लिए कोई जगह नहीं छोड़ी है किसी भी तरीके से। आप अगर बिहार के पूरे बिहार के प्रशासनिक व्यवस्था को आप देख लें कि चाहे डीएम है, चाहे एसडीओ है, बीडीओ है, जो भी प्रशासनिक तंत्र को कंट्रोल करते हैं, उसमें आप चले जाएंगे तो सारे छांट छांट के सवर्णों को निकाला गया था इस 15 साल 20 साल में। उनको हाशिए पे लाया गया, उनको कहीं भी भेज दिया गया, तो यानी उसके कारण से बीजेपी स्ट्रांग हुई। क्योंकि होता ये है कि आप मान लीजिए आप डिजर्व करते हैं, वीडियो आप हैं, आपकी बारी है,
और उसमें कोई जातिगत स्तर से आपको हटा दे और कुछ दूसरे आदमी को, ऐसे लोगों को ला दे जो डिजर्व नहीं करते हैं या जिनकी बारी बाद में आनी है, तो सिर्फ इसलिए कि वो फॉरवर्ड क्लास से आते हैं इसलिए आप उसको वहां से हटा दिया, या किसी पे अपराध का आपने आरोप लगा दिया कि भाई अपराध करते हैं, भ्रष्टाचार का आरोप लगा दिया और उनको साइडलाइन कर दिया। तो ये सब घटनाएं हुई हैं इस 10-15 नीतीश के शासन में भी ये घटनाएं हुई हैं, और उसमें बीजेपी भी जिम्मेदार है कि जब सरकार में रहते हुए अगर इस तरह की चीजें हो रही हैं तो आपको एज ए पार्टनर रोकना चाहिए। लेकिन चीजें रुकी नहीं है, और हालांकि वो कहने के लिए मुख्यमंत्री के खाते में चली जाती है बात कि भैया नीतीश के शासन में ऐसा हुआ या लालू के शासन में ऐसा हुआ। दर्दनाक बात यह है, या मतलब कि चिंता की बात यह है कि चाहे नीतीश की सरकार रही हो चाहे लालू यादव की सरकार रही हो, आप एक तो समावेशी विकास, दूसरा कि अगर जातिगत स्तर पे ही आपको विकास करना था, जिस तरह से नीतीश ने बिहार में जातिगत विभाजन किया कि लालू यादव ओबीसी और मुस्लिम की राजनीति, एमओ समीकरण की राजनीति कर रहे थे, तो उन्होंने क्या किया नीतीश ने कि मुस्लिम इसको यादव को हटा दिया बीसी से और एक अति पिछड़ा एमबीसी बना दिया, मोस्ट बैकवर्ड क्लास, नॉन यादव कास्ट को। ऐसे ही दलित में चूंकि रामविलास पासवान पासवान की राजनीति करते थे तो पासवान को छांट के बाकी जो और दलित थे उसको महादलित बना दिया। तो नीतीश कुमार महादलित और एमबीसी यानी कि अति मोस्ट बैकवर्ड क्लास एमबीसी दोनों एक अपना इलेक्टोरल क्लास पैदा किया बिहार में, जिसके बल पे वो बार बार उनको कुछ वोट मिले। हालांकि कभी भी उनको, सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि बहुमत उनकी पार्टी को कभी नहीं मिला है। इसके बाद भी कोई 35 साल शासन कर ले तो ये तो समझिए कि एक बड़ी बात है। लालू यादव का भी गठबंधन का ही था और उसमें कांग्रेस बराबर के जिम्मेदार है। नीतीश कुमार के यात्रा में बीजेपी जिम्मेदार है। तो बिहार की जो स्थिति है उस स्थिति में कांग्रेस और बीजेपी वो दोनों भी अपने आप को माफ नहीं कर सकते कि भैया ये हमारी तो सरकार कभी आई नहीं। सत्ता में भागीदार आप सब दिन हैं। जब भी लालू यादव की सरकार रही तो कांग्रेस गठबंधन में रही, और अभी नीतीश की सरकार है तो बीजेपी गठबंधन में रही। तो आप अपने जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते हैं कि हम सत्ता में नहीं थे या कोई और था। लेकिन फिर भी अभी जो बिहार का कंडीशन है उस कंडीशन में जो राजनीति हो रही है या चीजें होंगी, तो जो मुझे लगता है कि नीतीश कुमार अभी बने रहेंगे। राजद स्ट्रांग है, बीजेपी अच्छे से परफॉर्म करेगी और बीजेपी के इलेक्शन की तैयारी शुरू है। अभी विपक्ष तो सोच ही रहा है। बीजेपी देखिए कि पिछले 3-4 महीने से सोशल मीडिया पे अगर आप गौर करें तो आपको एक स्क्रॉल करेंगे तो बिहार की कुछ न कुछ स्टोरी आपको दिखाई देगी। कहीं पे कुछ जी स्टेशन बन रहे हैं, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं पे कुछ, एक तो डेवलपमेंट से रिलेटेड, दूसरा कि कोई इशू से बिहारी अस्मिता अस्मिता से रिलेटेड। तो उसका तो युद्ध शुरू हो गया है, बीजेपी ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। वो लड़ रही है अलग अलग मोर्चे से। उधर जो डिवीजन पॉलिटिक्स है बीजेपी की वो भी चालू है कि मतलब उनका अभी पैटर्न ये है कि जिस स्टेट में इलेक्शन हो उस स्टेट में सीधे कुछ मत करो, कहीं और हंगामा करो। टारगेट रहता है कि वो चुनाव, अगर मान लीजिए कि कोई चीज बिहार में होनी है तो जाके महाराष्ट्र में कोई घटना घट रही है, महाराष्ट्र में चुनाव होते तो बिहार में कोई घटना घट रही होती। तो यानी कि ये जो एक सेट पैटर्न है डिवीजन का, वो भी खेल चालू हो गया है। तो राजनीति तो चालू है। जी जी। तो इसको हम अगर सम अप करें तो जैसे आपने बताया कि एनडीए की स्ट्रांग है, और चांसेस देखें तो कहीं ना कहीं एनडीए की ज्यादा है 2025 के इलेक्शन में। तो इसी कंक्लूजन के साथ हम देखिए, आज। जी। इसमें कंक्लूजन की बात यह है कि बिहार की राजनीति में एक नई पार्टी, एक नए नेता, एक नए लोग, रणनीतिकार की एंट्री हो रही है इस चुनाव में। इसमें कोई दुराई नहीं है, चाहे उनको एक भी सीट ना मिले, लेकिन अगर वो उनका इलेक्शन में प्रेजेंस है, सारे सीटों पे वो चुनाव लड़ते हैं, तो इन दोनों ही दलों के लिए आने वाले वक्त में एक आपको थ्रेट है और बिहार में एक नए राजनीति का उदय हो सकता है। जो यूथ है, जो नए सोचने वाले लोग हैं, जो प्रगतिशील अपने आप को समझते हैं, जिनको जरा भी बिहार को लेकर के चिंता है, खास करके जो बिहार से बाहर के लोग रहते हैं,
तो उनको अगर जरा भी चिंता है तो निश्चित रूप से वो लोग जो प्रशांत किशोर के जो आइडिया हैं, जो विचार हैं, उससे तो जरूर प्रभावित होंगे और उन्हें एक बार मौका देने की कोशिश लोग करेंगे। तो लेकिन ये भी सही है कि जो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में जो एंट्री होती है वो तुरंत आपको कोई आम आदमी पार्टी के तरीके से जीत नहीं, जहां जीत से ही आप शुरुआत करें, इसके मौके बहुत देश में आज तक किसी दल को नहीं मिला है। सभी दल खुद के स्ट्रगल करके फिर आगे बढ़ी है। तो शायद आने वाले वक्त में वो एक प्लेयर बने, लेकिन ये नुकसान जो है सो दोनों को वो पहुंचाएंगे, क्योंकि उनका कोई कास्ट बेस या क्लास बेस अभी तैयार नहीं हुआ है। तो जो लोग प्रभावित होंगे वो दोनों ही तरह से होंगे, मतलब दोनों ही वर्ग तरफ के होंगे, ये नहीं होगी कि इनके होंगे या उनके नहीं होंगे। तो एक वो पिन करके, अच्छा उसमें क्या होगा कि मान लीजिए अगर किसी को 1% या किसी को ½ % वोट से जीत मिल रही हो और उनके वोट कट जाए, तो इलेक्शन को वो प्रभावित कर सकते हैं। विजयी तो नहीं होंगे लेकिन प्रभावित करने की क्षमता उसमें है। तो उसको भी आप हल्के में मत लीजिए। आने वाले इलेक्शन में एक प्लेयर रहेंगे, वो भी 2 साल से तैयारी कर रहे हैं ग्राउंड पे। हाँ, इलेक्ट्रल होने में टाइम लगेगा, लेकिन अभी भी मुझे लग रहा है कि राजग का जो पलड़ा है एनडीए का, वो भारी रहेगा इस चुनाव में। जी, जी। इसी के साथ हम आज के इस प्रोग्राम को समाप्त करते हैं। सर, हमें समय देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू। शुक्रिया।